तो आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज एक दूसरे से अलग अलग है। इसकी बैकग्राउंड भी हमारे इज मैटर अराउंड अस प्योर से ही आती है। तो थोड़ा सा थ्योरी का बैकग्राउंड देख लें। हम कह रहे थे कि फ़िज़िकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज दोनों में क्या फ़र्क है। फ़िज़िकल चेंज इज़ अ चेंज ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, वेरी लेस एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। आप किसी का शेप चेंज कर दें, आप किसी चीज़ को तोड़ के दो टुकड़े फिज़िकली कर दें उसके, हाँ, इस तरह के चेंजेस फ़िज़िकल चेंज होते हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा एनर्जी लगा करके भी कुछ रिएक्शंस करते हैं, वो फिज़िकल चेंज ही हो सकते हैं अगर उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है तो। जैसे स्टेट चेंज के हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक सॉलिड को हीट दे करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द प्रोसेस इज मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन या फ्यूज़न। इसमें हम सॉलिड को काफ़ी हीट दे रहे हैं। इसी तरह से लिक्विड को काफ़ी हीट देना पड़ती है हमको। 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को गर्म करते हो तो उसकी स्टेट चेंज होती है, वेपर बनता है। हमने वेपराइजेशन प्रोसेस देखी है। तो वेपराइजेशन में भी काफ़ी एनर्जी लग रही है। हम कभी जब ये कह देते हैं कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती फिज़िकल चेंज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डाउट में आ जाते हैं। तो ये बात भी क्लियर कर लें कि एनर्जी कम हो ज़्यादा हो ये तो एक रिलेटिव टर्म है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना। तो देखो कि सॉलिड अगर आइस था और आपने उसे हीट किया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर इज़ द सेम सब्सटेंस एज वॉज आइस। आइस भी H2O था और वाटर का भी फॉर्मूला H2O है। वाटर को आप बॉईल करके स्टीम बना दोगे तो स्टीम का भी फॉर्मूला H2O है। मतलब कंपाउंड इज़ नॉट चेंज्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है। और जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में इसेंशियली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं इन अ सर्टेन सर्कमस्टांस और फिर नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जब नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे, तो उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पहले जो सब्सटेंसेस थे या उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स थे उनसे इंटायरली डिफरेंट होगी। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग होगी, यानी कि इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। तो हमने ये देखा है कि फ़िज़िकल चेंजेस के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फ़िज़िकल चेंजेस में हम मिक्सचर जो बनाते हैं, मिक्सचर बनाने की सारी प्रोसेसेस जो है वो एक फ़िज़िकल चेंज है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन जब कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड इज़ ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से हमेशा कंपाउंड या एलिमेंट्स बनते दिखेंगे आपको, लेकिन मिक्सचर्स बनाने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मिक्सचर जो होते हैं वो फिज़िकल चेंज से ही बनते हैं। उनको सेपरेट भी सिंपल फिज़िकल टेक्निक्स की हेल्प से किया जा सकता है। तो हम देखें कि हमारे एक्सपेरिमेंट हमें एक्चुअली करना क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंज। अब इसमें हमें दिख रहा है आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। दिस इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 8th क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स में आपने पढ़ी थी, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो एज़ कम्पेयर टू आयरन एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो आयरन बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड गेट्स अटैच्ड टू सल्फेट आयन। तो आयरन सल्फेट बन जाता है। हमको अपीयरेंस जो हमारा एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो पहले कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, यानी वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन जो लिया था वो ब्लू कलर का दिखाई देता था। अभी आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाएगा जो कि पेल ग्रीन कलर का होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि देयर आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो आयरन नेल है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर पहले था ही नहीं, लेकिन अब कॉपर बन गया है। कॉपर इज़ एन एलिमेंट। हाँ, आयरन सल्फेट इज़ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड बना, एक एलिमेंट बना। पहले भी एक एलिमेंट आयरन और एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे थे। दिस इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने देखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में जलाते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करके और उसे जब फ्लेम पे रखते हैं तो
एयर की ऑक्सीजन के साथ, एयर में जलाना मतलब एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाना, तो वो ऑक्सीजन तो सपोर्टर है कंबशन का, लेकिन बड़ी विगरस रिएक्शन होती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। जब आप उसे जलाते हो तो ये डेज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है और वाइट कलर का रेजिड्यू बचता है। दिस वाइट रेजिड्यू अपॉन ऑब्जर्विंग हम देखते हैं कि वाइट कलर की एशेज़ हैं एक्चुअली। आप इसको वाटर के साथ में मिक्स कर दें और फिर इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये जो बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेसिक इन नेचर है, मतलब वो एक रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। देन जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन मतलब मेटल और एसिड का रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड को छोड़ करके जो मेटल्स होते हैं वो बाकी सब एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जिंक का रिएक्शन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कहलाता है। 10th क्लास में इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो जिंक जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह बैठ जाता है, एक नया सब्सटेंस जिंक सल्फेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप उसे चेक कर सकते हो, बर्निंग स्प्लिंटर ले जा करके पॉप साउंड के साथ में जल जाएगी, है ना। पिछले एक्सपेरिमेंट में भी ऐसी बात की थी हमने। तो यहाँ भी नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है। अभी तक 3 चेंजेस जो यहाँ लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों केमिकल चेंजेस दिख रहे हैं हमको। हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं उनको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं, एंड दिस ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल, कोई सा भी मॉलिक्यूल है, वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में फिजिकली एसोसिएटेड होता है। हाँ, मतलब कि वो कॉपर सल्फेट केवल CuSO4 नहीं है, उसके साथ .5H2O भी लगा हुआ है। हाँ, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, एंड दिस वाटर 5H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अपेयरेंस ऑफ द क्रिस्टल्स। तो कॉपर सल्फेट को जब हम किसी बॉइलिंग ट्यूब में डाल के और डायरेक्ट हीट करते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ये जो वाटर होता है 5H2O ये निकल जाता है। हाँ, और अब क्योंकि अपेयरेंस जो कलर था, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स अब वाइट हो जाते हैं, क्योंकि जो कलर था इनका दैट वाज बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी कॉपर सल्फेट था, अभी भी कॉपर सल्फेट ही है, बस उसका अपीयरेंस बदल गया है। सिंस देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, H2O पहले कॉपर सल्फेट के साथ में लगा हुआ था, अभी वो अलग हो गया, लेकिन नया सब्सटेंस बना नहीं है। सिंस देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज। एंड the 5th one is sodium sulfate with barium chloride in the form of their solutions in water। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों वाइट कलर के सॉल्ट्स होते हैं। 10th क्लास में आप आओगे तो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा ये वाला, अभी हम वीडियो में देखेंगे। तो बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जो है, ये दोनों वाइट कलर के सॉल्ट्स हैं। इनको जब हम पानी में डालते हैं तो इनके कलरलेस सॉल्यूशंस बनते हैं। हाँ, इनको हम बोलते हैं कलरलेस एक्वस सॉल्यूशंस। इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, विच इज़ अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, है ना, बन जाता है तुरंत, लेकिन उसको सेटल होने में 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है। बेरियम सल्फेट इज़ अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में बन गया हो, प्रोडक्ट हो, और वो वाटर में सॉल्युबल ना हो, तो वो अलग से दिखता है फिर हमको। अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो वो अलग से दिखेगा, सेटल हो जाएगा, या तो बॉटम में या इधर उधर फ्लोट करेगा, तो इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और साथ में आपका जो सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ही, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और इसमें क्योंकि नए सब्सटेंस बने हैं इसलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो आउट ऑफ दिस 5,
4 आर केमिकल रिएक्शंस, 1 इज अ फिजिकल चेंज। तो विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो हम देखेंगे एक एक करके इन सब रिएक्शंस को। पहले देखें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, 10th क्लास में भी काम में आएगा। हमारे पास बंसन बर्नर है, एक मैग्नीशियम रिबन है, सैंड पेपर है, सैंड पेपर से हमको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम जो है वो एक, आपने 8th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाई है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, और 8th क्लास में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ भी थी। जिन लोगों ने लिविंग साइंस बुक पढ़ी है उनको तो पक्का है, आपको कितना सिखाया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं पता है तो सुन लो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ एक सीक्वेंस ऑफ मेटल्स होता है जिसमें ऊपर से नीचे तक मेटल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी अरेंज किए जाते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये मानते हुए कि कुछ लोगों को नहीं पता है, तो जैसे हम देखें कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में रखते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इतने सारे मेटल्स में मैग्नीशियम जो है वो ऊपर से 4th नंबर पे दिख रहा है, यानी काफ़ी रिएक्टिव है। तो जब ये काफ़ी रिएक्टिव है तो क्या होगा कि ये रिएक्ट कर लेगा हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में। ऑक्सीजन भी काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में स्लो रिएक्शन होती है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। हाँ, मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो इसको फर्दर किसी भी और चीज़ से रिएक्ट करने से रोकता है। तो अगर आपका मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज पड़ा हुआ था, खुला पड़ा हुआ था हवा में, तो उसके ऊपर एक लेयर मिलेगी आपको ग्रेइश कलर की, और अगर आप इस रिबन को जलाने की कोशिश करोगे, इसको फ्लेम पे रखोगे, तो वो काली पड़ जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले इट रिक्वायर्स टू बी क्लीन्ड, एंड फॉर दैट वी हैव सैंड पेपर। यहाँ जो सैंड पेपर ये रखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्पस ओनली, टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर कंबशन। तो रिबन क्लीन कर दिया, अब वो चमकने लगती है विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। अभी बोल रहे थे ना कि टोंग्स भी चाहिए हमको, तो विद द हेल्प ऑफ टोंग्स मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं और फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, तो वो जलती है विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, और फिर उस फ्लेम से जो एशेस निकलती है उस एशेस को हम चाइना डिश में डाल देते हैं। चाइना डिश में पानी मिला करके और हम उसका पीएच चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक रेड लिटमस पेपर होना चाहिए। एक्चुअली पीएच तो चेक नहीं करते, पीएच आपके सिलेबस में भी नहीं है। रेड लिटमस पेपर लेकर के इसमें टच करते हैं, उसका कलर चेंज करता है, तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पता चलता है कि रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेसिक इन नेचर है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, ये बात भी हमको इससे पता चल जाती है। तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट, 10th क्लास में भी आपको ये पढ़ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बंसन बर्नर है ही हमारे पास, इसके ऊपर अब हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन है, सैंड पेपर से इसको क्लीन किया तो ये ग्लिटर करने लग जाता है, लस्टर आ जाता है इसके ऊपर। विद द हेल्प ऑफ टोंग्स, कैंची जैसा टोंग बनाया है, इसको इस पर टच किया, ये डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? डैजलिंग वाइट फ्लेम। और फिर ये जो बन गया एशेस जो बन रही है, इसको हम बोलते हैं वाइट एशेस। दिस इज द रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जो एक्सपेरिमेंट के बाद में बचा खुचा हो उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे हमें दिखता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये MgO, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर प्रॉपर्टी चेक करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर यानी गीले रेड लिटमस पेपर के साथ में चेक किया जाता है, ये ब्लू हो जाता है। तो दिस इज़ बेसिक इन नेचर, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं Mg+O2, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन के बारे में 10th क्लास में सीखेंगे, तभी इनको बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में भी सीखेंगे। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लो कि 2 मैग्नीशियम एटम्स रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। आगे देखते हैं, है ना, इसकी तो हो गई बात। हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब वो केमिकल रिएक्शन था, ये फिजिकल चेंज होगा। कॉपर सल्फेट इज़ अ ब्लू कलर्ड हाइड्रेटेड, मैंने आपको बोला था हाइड्रेटेड वर्ड एक ये है, हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स सॉल्ट with water of crystallization। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज the water molecules associated physically with a molecule of salt, and is required for and is responsible for the physical properties or appearance of the salt crystals। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू कलर इनकी वजह से है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, अगर आप उसे हीट करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल देते हो तो हम अब सॉल्ट को एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं इसमें हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को, जो CuSO4.5H2O है, जिसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ में 5 molecules of water associated हैं, and they are actually responsible for the appearance of the crystals। Why the crystal is appearing blue? Because of this। तो इसको हम चेक करने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं कि बॉइलिंग ट्यूब में जब इसे डाल के 5H2O निकाल दिया जाएगा तो बचेगा ओनली CuSO4, केवल कॉपर सल्फेट बचेगा। 5H2O निकल जाएगा, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अभी हमारे पास है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, फिर बचेगा एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और वो वाइट कलर का होगा। वो वाइट कलर का होगा। अभी ब्लू कलर का है, हाइड्रेटेड ब्लू कलर का है, एनहाइड्रस वाइट कलर का है। ये बात है। तो देखो कि हमने टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लिया। बॉइलिंग ट्यूब चाहिए क्योंकि टूट जाएगी अदरवाइज, बहुत हीट होगी यहाँ पे। बॉइलिंग ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ा और उसके अंदर डाल दिए कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच आर ब्लू इन कलर, एंड नाउ दिस विल बी एक्सपोज टू द फ्लेम। बंसन बर्नर पर जो फ्लेम है उस पर इसको एक्सपोज कर देंगे और इसको गर्म करेंगे। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि ये वाइट हो गया। हाँ, 2 ऑब्जर्वेशन है। द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट टर्न्स वाइट। नंबर 2, द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। वाई? बिकॉज जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर बन के निकल गया है वो कंडेंस होकर के वॉल्स पर वापस वाटर बन के दिखने लगेगा। कहाँ से आया पानी? पानी क्रिस्टल में ही छुपा हुआ था।
CuSO4.5H2O का 5H2O है जो कि वेपर बन के उड़ रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली जब बॉटम पे आप हीट करते हो तो जो वॉल्स की का जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली कम रहेगा, इस वजह से कंडेंसेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जर्वेशन आप याद रखें। अब ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है विच इज़ वाइट इन कलर, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। हम कंपैरिजन कर रहे हैं फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज का, तो देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट फिजिकल चेंज। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, कैसा होता है वो? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही ब्लू कलर का, एक्वस मतलब वाटर के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो स्टैंड्स लेकर के दोनों पर दो टेस्ट ट्यूब लगा करके कंपैरिजन करेंगे कलर जिससे दिखे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसका ब्लू कलर और पेल ग्रीन कलर में कुछ लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि दोनों में फ़र्क क्या है, मालूम नहीं चलता। तो एक बीकर में पहले तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। कैसे बनाया देख लो कि पानी पहले से डला हुआ था, उसमें कॉपर सल्फेट डाल करके ग्लास रॉड से स्टिर कर दिया, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब लाइक दैट, और उसको हम रख देंगे अपने एक स्टैंड के ऊपर। ये एक और हम लेते हैं कंपैरिजन के लिए, दो जगह पे लिया है। दो जगह क्यों लिया है मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास जो दो नेल्स लेनी है, एक आयरन नेल तो ऐसी होगी जिसके ऊपर एक जिंक की लेयर है, आप कह सकते हो गैल्वेनाइज्ड है वो। तो उसका रिएक्शन हो नहीं पाएगा, है ना, जो कोटेड है उसका तो नहीं हो पाएगा एक्सपेरिमेंट, और जो बेयर है उसका हो जाएगा। एक को आप सैंड पेपर से बिल्कुल क्लीन कर लेते हो, है ना। आपके पास में आपको बेसिकली दो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि एक में एक्सपेरिमेंट होगा, दूसरे में नहीं होगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस में हुआ है, कि इसका कलर स्लाइटली चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने 15 मिनट तक छोड़ दिया। एक्चुअली कई बार आधा घंटा छोड़ना पड़ता है। ये देखो पेल ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है। दिस पेल ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज नोन एज FeSO4, फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट इसको हम बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने एक कोटेड आयरन नेल रखी है इसके दूसरे वाले में, तो उसके साथ में ये चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात ये भी है कि हम जब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि हमारा जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन गई है। What is this brown layer? This brown colored layer is copper। हाँ, कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट में से निकल आया है और आयरन नेल के ऊपर जा कर के डिपॉजिट हो गया है। कॉपर सल्फेट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये ऑब्जर्वेशंस देख करके हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि नए सब्सटेंसेस बने हैं। फेरस सल्फेट भी नया सब्सटेंस है और कॉपर भी नया सब्सटेंस है, और जिस चेंज में, जिस रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बने वो केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। तो ये हो गया। अब ये रिएक्शन हम देखने वाले हैं, रिएक्शन बिटवीन एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। मैंने बताया दोनों वाइट कलर के पाउडर्स हैं, एक्वा सॉल्यूशंस दोनों के कलरलेस होते हैं। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशंस पहले से बना रखे हैं, डाइल्यूट HCl है, बीकर है, जो भी है चीज़ें, चलो।
हमें तो खैर केवल इनके एक्वा सॉल्यूशंस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है। देखो कैसे कर रही है। बेरियम क्लोराइड लिया, इसको भी एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, पहले सोडियम सल्फेट लिया था, अभी बेरियम क्लोराइड ले लिया और इनको हमने मिला दिया एक कोनिकल फ्लास्क में, तो वाइट कलर का बेरियम सल्फेट बन गया। दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट गेट डिजॉल्व इनटू वाटर। वाटर में इंसॉल्युबल है, मतलब उस सॉल्यूशन में जिसमें रिएक्शन हो रही थी एक्चुअली उसमें ये खुद इंसॉल्युबल है, इसलिए यहाँ पर सेटल हो जाता है। दिस इज बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। दूसरा सब्सटेंस जो बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि नए सब्सटेंसेस बने हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा कि हम बता रहे थे जिंक इज अ मेटल और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो जिंक मेटल को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हमें क्या दिखता है, बबल्स निकलते हुए दिखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये कलरलेस ओडरलेस गैस है जो बाहर निकल रही है। बबल्स यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम इसके आगे एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके एक माचिस की तिल्ली लेकर के आ जाएं तो वो पॉप साउंड के साथ में जल जाएगी। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर अगर यहाँ पर लेकर के आओगे, पहले रेड लिटमस पेपर लेके आए थे, फिर अभी ब्लू लिटमस पेपर लेकर के आए। यहाँ पे हमको कोई फ़र्क पता नहीं चल रहा, कोई चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये रिएक्शन जो है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक प्लस H2SO4। 10th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे एज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। हाँ, तो सिंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हाउ विल यू चेक इट। हाइड्रोजन का जो निकल रहा है उसके आगे बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ, एक पॉप साउंड के साथ, एक पटाखे की आवाज़ के साथ में वो जल जाएगी और जो आपका कैंडल है वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि वहाँ ये इतनी जल्दी से होती है रिएक्शन कि वहाँ जितनी भी ऑक्सीजन होती है सारी कंज्यूम हो जाती है अराउंड द विक ऑफ द कैंडल, तो कैंडल जो होता है वो बुझ जाता है। ये हमारे 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जिन सब में कंक्लूज़न हमको ये निकल के आया है कि एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करने के अलावा, क्योंकि बाकी चारों में मैग्नीशियम रिबन, चाहे आयरन नेल प्लस कॉपर सल्फेट, चाहे ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन सब, और या फिर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी में नए सब्सटेंस बने। हाँ, तो ये 4 तो केमिकल चेंजेस हैं और कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में बदलना वो एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो बस ये 4 बातें हमने आज सीख ली। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम इन चारों से एसोसिएटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो सीखेंगे। वैसे ही वाइवा के क्वेश्चंस फॉलोड बाय प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस, यानी उसकी जो मेथडोलॉजी है, जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ में ऑब्जर्वेशन के बाद उसके कंक्लूजन्स, और फिर एंड में प्रीकॉशंस इफ एनी ना। प्रीकॉशंस की ज़रूरत है, आप एसिड यूज़ कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है हाथ नहीं जल जाए, है ना। मैग्नीशियम रिबन में आपको ध्यान रखना है कि आपको सैंड पेपर से क्लीन करना है, अदरवाइज़ रिएक्शन ही नहीं होगी। आयरन नेल को भी सैंड पेपर से क्लीन करना है, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी, कॉपर सल्फेट के साथ में सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा।
तो छोटी छोटी बातें हैं, आपने अगर ध्यान से इसको देख लिया है, समझ लिया है, तो बस क्वेश्चन आंसर्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।